नमस्कार। बुक ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका दोस्त ब्रिजेश। और दोस्तों, आज मैं लेकर के हाजिर हूं परशुराम शर्मा का रहस्य और रोमांच से भरपूर उपन्यास खून का बदला खून। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे की ओर। न जाने कैसे इसकी निगाहें मुझ पर पड़ी और वो बूथ से निकल कर भागा। अब संदेह विश्वास में बदल गया। मैं उसके पीछे लपका। मैंने देखा वो म्यूजियम की सीढ़ियां चढ़ रहा है। मैं एक स्थान पर दबक गया था और दाएं बाएं देखता हुआ म्यूजियम में जा घुसा था। उसके बाद मैं भी म्यूजियम में दाखिल हुआ। उस समय म्यूजियम के बंद होने का समय हो चुका था। शायद अंदर दाखिल होने वाला मैं आखिरी व्यक्ति था। अब सिर्फ अंदर के लोग बाग बाहर आ सकते थे। बाहर से कोई भी अंदर नहीं जा सकता था। कुछ आदमियों की भीड़ से निकलकर वो लड़का आगे जाता नजर आया। एक बार उसने मुड़कर देखा तो मैं व्हेल मछली के साए में आ गया। उस समय अचानक मुझे ख्याल आया कि वहाँ पर रंगीन टीवी है जिसके सामने खड़े होकर दर्शक खुद को टीवी पर देख सकता है। उसके पास ही इंसानी जिस्म के रूप में बना काफ़ी बड़ा बूथ है। उस बूथ के अंदर की विशेषता यही है कि तमाम अंदरूनी भाग आदमी के अंदर जैसा भाग है और उसके बीच खड़े होकर जब कोई फ़ोन करता है तो आवाज़ माइक के रूप में खड़े हुए आदमी के मुंह से भी निकलती है। लोग अधिकतर उस फ़ोन को जोक्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अचानक ही मेरे दिमाग में ख्याल आया कि वो लड़का उसी फ़ोन को इस्तेमाल करेगा ताकि आवाज़ आसपास के लोग भी सुन सकें। उसने अभी तक मुझे नहीं देखा था जबकि वो म्यूज़ियम के उसी हिस्से की तरफ बढ़ रहा था। मैंने शॉर्टकट अपनाया। उसके बाद मैं उस माइक के भीतर था। मैं चुपचाप इंसानी बूथ की आड़ में दबक गया। मुझे उसकी प्रतीक्षा थी। मेरे हाथ में साइलेंसर फिटेड पिस्तौल था। मैं बिल्कुल उस पर झपट पड़ने को तैयार था। कुछ क्षण बीते, फिर 2 मिनट गुजरे। एकाएक द्वार धीरे से खुला। बूथ के अंदर अंधेरा था। मैंने उसकी रोशनी का बल्ब पहले ही निकाल दिया था। मैंने एक छाया देखी। यकीनन उसी लड़के की छाया थी। वो बूथ के अंदर आ गया था। फिर मुझे टेलीफोन का डायल घूमता नजर आया। मैं अपने स्थान से उठा। फिर मेरा पिस्तौल उसकी खोपड़ी की तरफ तन गया। इस समय उसकी पीठ मेरी तरफ थी। एकाएक आहट सुनकर वो पलटा, परंतु तब तक गोली छूट चुकी थी। गोली सीधे उसके मस्तिष्क पर पड़ी और मैंने उसके सिर को टुकड़ों में बंटते देखा। वो लहराकर मेरे ही बाजुओं में आ गिरा। मैंने उसकी लाश को वहीं छोड़ दिया। सहसा मुझे ख्याल आया मेरे कोट पर खून के धब्बे पड़े होंगे। मैंने कोट उतार कर अखबार में लपेटा और बूथ से बाहर निकल गया। उसके बाद जितना जल्दी मुझसे हो सका म्यूजियम से बाहर निकल गया। बिना सांस लिए मैंने चाइना टाउन का रास्ता लिया। फिर मैं एक 5 मंजिला इमारत के सामने रुक गया। मैंने लिफ्ट पकड़ी और 4थे फ्लोर पर पहुंच गया। मैंने डोरबेल बजाई। दरवाज़ा खोलने वाला यान तुंग ही था। मैं जानता था वो अपने फ्लैट में अकेला रहता है और वो पुलिस की निगाहों से छिपकर यहाँ से अपना जहरीला धंधा चलाया करता है। मुझे देखकर वो चौंका। क्या दोस्त, ठीक हो? मैंने कहा। अंदर आना चाहते हो क्या? नहीं तो क्या बाहर से तुम्हारी शक्ल देखकर लौटूंगा। उसने रास्ता दे दिया। मेरे अंदर दाखिल होते ही उसने द्वार बंद कर दिया। बहुत ठंड हो रही है, मैंने खिड़की के पास पहुंचकर कहा। विस्की रखी है? यान तुम्हारे पास ऐसा कोई जहर है जिससे आदमी तुरंत चल बसे और डॉक्टरों के लिए यह पता लगाना मुश्किल पड़ जाए कि मौत किस जहर से हुई? और उसमें कोई गंध नहीं होनी चाहिए। है, मगर तुम हत्या करना चाहते हो? तो मैं इससे भला क्या मतलब? मैं $100 दूंगा, आगे मत बोलना। वो मुस्कुराया। $100 उसके लिए काफी रकम थी। दे दूंगा, चलो पहले विस्की पियो। वो खुश था। मैं पैक बनाता हूँ, इतने में तुम दवा निकालो, ज़रा जल्दी है। वो 2 मिनट के अंदर दूसरे कमरे से दवा ले आया। किसी भी वस्तु में मिलाकर खिला देना। वो दवा मेरे हवाले करता हुआ बोला। यान तुम्हारी वो पेंटिंग मुझे बहुत पसंद आई है। मैंने दीवार की तरफ इशारा किया जहाँ एक पेंटिंग टंगी थी। यान ने मुड़कर देखा। तब तक यान का काम तमाम हो गया था। वो मैंने नहीं बनाई, वो बोला।
क्या तुम्हें पसंद है? मेरे एक दोस्त ने चीन से भेजी है, मैं तुम्हें भी मंगवा दूंगा। वो चीनी कलाकारी है शायद, मैंने उसका गिलास उसे देते हुए कहा। तो तुम ये पैक थामो, मैं ज़रा पर्स देखता हूँ। लगता है आज $500 खर्च हो गए। पर्स टटोलना तो मेरा बहाना था। उसने अपना पैक ले लिया। एक हाथ से मैंने अपना पैक ख़त्म किया। मेरी देखा देखी उसने भी ख़त्म किया। बेचारा यान तुम। 2 मिनट बाद वो तड़पने लगा। मैंने अपना कोट उसके मुंह पर रख दिया ताकि वो चिल्ला ना सके। कुछ पल में ही वो शांत हो गया। अब वो एक लाश था। उसका जहर उसी के पेट में पहुंच चुका था। मैंने कमरे को देखा, दूसरा गिलास उठाकर जेब में डाला। जहां जहां उंगलियों के चिन्ह पड़े थे उन्हें साफ किया, फिर डोर की तरफ बढ़ा। मैंने डोर की ली, उसे बाहर से लॉक किया, फिर दरवाजे के नीचे अखबार के किनारे पर रखकर सरकाई। जब पूरा अखबार चला गया तो उसे झटक कर मैंने अखबार बाहर खींच लिया। काफी अंदर डोर की पहुंच चुकी थी। मैंने कॉलवेल को रुमाल से साफ किया। मुझे यकीन था मेरी उंगलियों के निशान कहीं नहीं होंगे। सड़क पर आते ही मुझे महसूस हुआ कि अब मैं अभ्यस्त हत्यारा बन गया हूं। अब मोरिस को जल्दी ये 2 लाशें मिलेंगी। तब मोरिस को पता लगेगा कि उसका पाला किसी चतुर हत्यारे से पड़ा है। शिकागो शहर में भीषण सनसनी फैल गई थी। पुलिस ब्लड क्रॉस नामक रॉकस्टार को तलाश कर रही थी। ऐसा अपराधी जिसका नाम मरने के बाद सहसा जिंदा हो गया था। धनी व्यक्तियों की नींद हराम हो चुकी थी। मोरिस की छानबीन पर ब्रेक सा लग गया था। वो 2 बार मुझे मिला, दोनों बार वो काफ़ी परेशान दिखाई दिया। उसका कहना था कि पुलिस बहुत जल्द ब्लड क्रॉस को पकड़वाने के लिए इनाम घोषित करने वाली है। अखबारों, रेडियो और टीवी पर मैं बराबर ब्लड क्रॉस का जिक्र सुनता था और अब मुझे आनंद प्रतीत होने लगा था। धीरे धीरे एल्विन की शाम निकट आती जा रही थी। इस बीच नेटा मुझसे फ़ोन पर मिलती रही। वो एल्विन के बारे में हर सूचना दे रही थी। जहाँ तक एल्विन के जासूस का सवाल था, वो अपने मालिक के ब्लैकमेलर को खोजने के लिए एड़ी चोटी का दम लगा रहा था। धीरे धीरे संडे की रात भी आ गई। उस रात मैंने एल्विन को स्वयं पैसा लाने के लिए कहा था, अकेले। मैं भी पूरी तरह सतर्क था और नेटा ने मुझे फ़ोन पर सूचित कर दिया था कि एल्विन पैसा देने के लिए तैयार हो गया है। इसके बाद जिस आसानी से एल्विन ने धन दे दिया, इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। वो अकेला ही आया था। $1,00,000 का बैग उसके पास था, सारे 100 के नोट। कुछ मिनट के लिए हम दोनों की कारें सड़क के किनारे बराबर बराबर रुकी। मैंने उसे पहले ही ये चेतावनी दे दी थी कि अगर उसने कोई चालाकी बरती तो तस्वीरों का एक एक प्रिंट पुलिस स्टेशन पहुंच चुका होगा। उसने मुझे चुपचाप $1,00,000 दिया। मैंने उसे फोटोओं का पैकेट और नेगेटिव पकड़ा दिए। मुझे उम्मीद है तुम दोबारा मुझसे धन नहीं मांगोगे। ये ब्लैकमेलिंग है दोस्त। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो अवश्य मांगूंगा, लेकिन मेरे ख्याल से ये काफ़ी है। तुम्हें दोबारा परेशान न करने के लिए एक साथ इतनी बड़ी रकम मांग ली थी। ओके, अब हम कभी नहीं मिलेंगे। उस समय पिस्तौल मेरी गोद में रखा था। हम दोनों विपरीत दिशा में निकल गए। $1,00,000 मेरे पास था। इतनी बड़ी दौलत तो मुझे सपने में भी नहीं दिखती थी। सचमुच में $1,00,000 का मालिक था। और सिर्फ $1,00,000 ही क्यों, अभी जेनिस की दौलत मुझे मिलने वाली थी। मैं अमेरिका का एक धनी व्यक्ति बनने वाला था। इसके बाद मेरा हर सपना पूरा होगा और दुनिया मेरी जेब में होगी। अब मुझे जेनिस से मिलना था। और कहानी जारी रहेगी अगले अंक में। तो मिलते हैं अगले अंक में। नमस्कार।